हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्या स्टडी ग्रुप। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जब से यूरोपीय कंट्रीज भारत में इंटर की है तब से आधुनिक भारत की स्टार्टिंग को माना जाता है। तो यूरोपियों में सबसे पहले हम देख लें, अगर ये मैप देखें, छोटा सा मैप है, ये हमारा भारत इंडिया है और भारत जो एशिया महादेश में और ये अफ्रीका महादेश है, यहाँ पे यूरोप महादेश है। यूरोपीय जो भी यहाँ के छोटे छोटे देश थे, जैसे यहाँ पे इंग्लैंड है, यहाँ पे पुर्तगाल है, फ्रांस है, स्पेन है, ये सभी कंपनियां भारत में आई और यहाँ पे अधिकार की, कुछ यहाँ से व्यापार किए। ठीक है, इनको बहुत सारा ज्यादा प्रॉफिट हुआ भारत से। तो इसी चीज के बारे में आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जो यूरोपीय हैं, ये भारत में आए क्यों, और वो भी आए तो ये समुद्री मार्ग से क्यों है। तो सबसे ये आपको पता होगा कि ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे, ये अरब कंट्रीज हैं और अरब कंट्रीज में सबसे ज्यादा फॉलोअर जो है वो मुस्लिम धर्म के सबसे ज्यादा फॉलोअर हैं और यहाँ ये है क्रिश्चियन। और इनके साथ में जब ये लोग जो धरती से इन लोग का, जब यूरोपीय धरती से भारत में आते थे, धरती वाले रास्ते से भारत में आते थे, तो ये लोग इनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूला करते थे या फिर इनसे उलझते थे, झगड़ते थे या फिर बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचाते थे, कह सकते हैं। तो ये यहां से यहां पर आना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता था या घाटे का सौदा होता था। तो इन्होंने सोचा, यूरोपियों ने सोचा, जो भी यूरोपीय कंट्रीज हैं, इन्होंने सोचा कुछ अल्टरनेटिव मार्ग बनाते हैं, कुछ एक ऐसा रास्ता निकालते हैं जो इनसे भी छुटकारा मिल जाए और भारत पे अच्छा खासा, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया, जितना लूटो। प्लस में यहाँ पे मसाला भी है ना, यहाँ पे मसाले भी अपने इस मसालों के कारण पूरे विश्व में जाना जाता है। ये कंट्रीज कुछ दूसरा रास्ता ढूंढने के चक्कर में ये समुद्री मार्ग वाला रास्ता अपनाए और पूरा लंबा चौड़ा सफर करके भारत आते थे और भारत से मसाला या फिर जो भी व्यापार करना हो यहाँ से ले जाके यूरोप में बेचा करते थे और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया करते थे। तो इसका स्टार्टिंग किसी ने किया होगा? इसका स्टार्टिंग किया है किसने? पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। दो, यहाँ पे देखो, ये है, यहाँ पे मिलेगा पुर्तगाल, छोटा सा देश है पुर्तगाल यहाँ पे, और यहाँ पे मिलेगा स्पेन। पुर्तगालियों ने और स्पेन वासियों ने, इन्होंने ये पूरा भौगोलिक खोज का स्टार्टिंग इन्होंने किया। भौगोलिक खोज का मतलब कहां पे कौन सा देश है, ठीक है। इनसे इन्होंने जो देश नहीं देखे हैं उन देशों को ये ढूंढते थे, जैसे अमेरिका की खोज की, ठीक है, भारत की खोज की, इधर ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाने। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि पुर्तगाल वासियों ने पहला और दूसरा स्पेन वासियों ने, ये दोनों स्टार्टिंग में किसकी खोज करने लगे? भौगोलिक खोजों के ऊपर ज्यादा रुझान दिखाया। बाकी कंट्रीज नहीं, बाकी कंट्रीज ऐसा नहीं करती। लेकिन जब यहाँ पे अच्छे खोज होंगे और उनसे मुनाफे होंगे तो आजू बाजू पड़ोसी तो जानेंगे ही ना। उसी तरह से बाकी यूरोप में ये सब फैलने लगा। तो स्टार्टिंग कौन किए थे? पुर्तगाली और स्पेन वासी। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से ही भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ। इन दोनों में यहाँ के एक राजकुमार थे, इनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इनका नाम ही था नेविगेटर। नेविगेटर मतलब नेविगेट करना, मतलब जाना, खोजना कुछ, ठीक है। हेनरी द नेविगेटर, इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और भौगोलिक खोज के कार्यों को आसान किया। मतलब ये इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं पुर्तगाल के। अगला पॉइंट देखते हैं, पुर्तगाल के एक नाविक थे, उनका नाम था बार्थोलोम्यो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरीप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिक्ष भी कहा। उत्मासा अंतरिक्ष है, उसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यो डियाज। ये कहां के थे? पुर्तगाल के थे और 1487 में। और उत्तर महाद्वीप है कहां? पहले ये समझते हैं। तो समझते हैं उत्तर महाद्वीप का है। तो उत्तर महाद्वीप
दक्षिण अफ्रीका, ये महादेश है, दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर उत्तर महाद्वीप है। और उत्तर महाद्वीप सबसे पहले किसने खोजा था, इसके बारे में भी जानना होगा, तो लिख लो, लिखना है तो बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज, ये नाम है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बड़े एग्जाम की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूरी पड़ जाता है। हर एक बार थोड़ा ना एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा सबको याद है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, ये सबको पता है भाई, लेकिन कुछ और नाम भी है, उनको याद करना जरूरी है। तो बार्थोलोम्यू डियाज, ये नाम याद करें, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हार्ड करना हो तो उटपटांग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कुछ याद करना ना हो, बार्थोलोम्यू डियाज 3 नंबर में, मतलब 3 पार्ट में तोड़ के याद कर लो, बहुत अच्छा नाम है। और 1487 में, 1487 ईस्वी, ईस्वी की बात चल रही है, ईसा पुत्र है नहीं, 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने, जो कि पुर्तगाल के थे, इन्होंने यहाँ पे उत्तर मासा द्वीप की खोज की। ये खोज बहुत इंपॉर्टेंट रहा, ये जो खोज है उत्तर मासा द्वीप, ये इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि ये कम से कम यहां से यहां आया होगा ना, तब तो इसको ये मिला होगा, यहां से यहां आया होगा तब ये द्वीप मिला होगा। और ये द्वीप इंपॉर्टेंट है भारत की खोज के लिए, समझते हैं क्यों? भारत की खोज के लिए ये द्वीप, मतलब यहाँ पे उत्तर मासा जो जगह है ये जरूरी है। उत्तर मासा द्वीप को हम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, अब आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इसे तूफानी अंतरिक्ष भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है, तूफानी अंतरिक्ष या फिर उत्तर मासा द्वीप, ठीक है। ये सभी नाम है इसी की है, उत्तर मासा द्वीप को या तूफानी अंतरिक्ष को, और इसे इसकी खोज इसने इन्होंने की है। पॉइंट देखते हैं। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग ढूंढते ढूंढते अमेरिका की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है क्या, कोलंबस। कोलंबस कहां था, स्पेन का। और तुमको ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 ही ऐसे देश थे जो कि खोज में, भौगोलिक खोज में इंटरेस्टेड थे। पहला था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। पुर्तगाल का बार्थोलोम्यू डियाज ने तो खोज कर ही दिया था एक। यहाँ पे तो कोलंबस स्पेन निवासी थे, याद रखना ये बात, सबको नहीं मालूम होता कोलंबस कहाँ के थे, सब बोलता है पुर्तगाल का। कोलंबस यहाँ के थे, स्पेन के थे। और कोलंबस ढूंढने चले थे किसको, भारत को, और पहुंच गए कहा, अमेरिका। जाना था जापान, पहुंच गए, जो भी ये गाना तो सुना ही होगा। कोलंबस भारत की खोज पे निकले थे और पहुंच गए अमेरिका, और अमेरिका की खोज कर दिया। अमेरिका किधर है, इधर है ना, इधर अमेरिका है। तो हम कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका को। तो ये सबसे पहला पॉइंट रिमेम्बर कर लो, छोटे मोटे एग्जाम में बहुत बार पूछा है, न जाने कितने बार पूछा है, वो भी है। तो कोलंबस ने भारत को ढूंढने, मतलब खोज पर निकला था और अमेरिका की खोज कर दी थी। कब, 1494, ये इंपॉर्टेंट है, 1494, 1487 में ये, 1494 में बहुत बड़ी खोज अमेरिका। आज अमेरिका क्या है, विश्व का सबसे बड़ा पावर है ना, विश्व को लीड करने वाला कौन है, अमेरिका। और खोज किसने की थी, कोलंबस ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 1498 ईस्वी में आए वास्को डी गामा। कहाँ के थे ये, पुर्तगाल के थे। अब फिर से पुर्तगाल बाजी मारेगा और यहाँ पे आएंगे वास्को डी गामा, ठीक। और वास्को डी गामा आए 1498 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है भाई डेट, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1498 में इन्होंने भारत की खोज की थी। और ये जो खोज पे ये निकले थे भारत के, कि भारत नाम का कोई देश होगा, चलते हैं देखते हैं। ये जो खोज था ये उत्तर मासा अंतरिक्ष, यह है ना, यहाँ पे उत्तर मासा अंतरिक्ष, मैंने कहा था बार्थोलोम्यू डियाज, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब इन्होंने खोजा तो इसी अंतरिक्ष के जरिए ये होते हुए भारत पहुंचे थे। मतलब सबसे पहले यहाँ पे आए थे, उसके बाद इस तरह से भारत पहुंचे थे। यहाँ पे मेडागास्कर है, मेडागास्कर नाम सुना ही होगा, मेडागास्कर। ये से यहाँ पे एक द्वीप है, इस द्वीप से और अफ्रीका के बीचों बीच होते हुए पहुंचे थे भारत, यहाँ पे आए थे। देखेंगे कहाँ आए थे। तो सबसे पहले याद कर लो, एक बार्थोलोम्यू डियाज, इन्होंने उत्तर महाद्वीप की खोज की थी। और ये हमारे भारत की खोज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वास्को डी गामा इसी रास्ते से होके गए थे, ठीक है। और उत्तर महाद्वीप को केप ऑफ गुड होप भी किसी किसी बुक में मिल जाएगा कि केप ऑफ गुड
होप होते हुए गए थे। उत्तर महाद्वीप कहो या केप ऑफ गुड होप कह दो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इसको केप ऑफ गुड होप भी कहेंगे, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई। अब मैं बार बार बोल रहा हूं अमेरिका की खोज कर दी, ठीक है, इसकी केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी, भारत की खोज कर दी। इसका क्या मतलब? मिट्टी से निकाल रहा है क्या? नहीं, ये इनके लिए खोज है, क्योंकि ये यहां पे है ना, ये नहीं जानते भारत को, हम तो जानते। हम भारत में हैं तो हम अपने आप की खोज करेंगे क्या? नहीं, भारत की खोज का मतलब इनके लिए नया देश, ठीक है, भारत की खोज का मतलब इनके लिए नया देश। तो ये 3 नाम आपको याद हो चुका होगा। बार्थोलोम्यू डियाज, कोलंबस कहां का था? स्पेन का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था और बार्थोलोम्यू डियाज भी कहां था? पुर्तगाल का था। ये सब याद है। अब यहां पे देखते हैं भारत में बहुत सारी कंपनियां, सबसे पहले कौन आया होगा? तो भाई जिसने खोज किया सबसे पहले वही तो आएगा। तो इसको सीरियल वाइज से पहले तो याद कर लेते हैं, कौन कौन यूरोपीय देश भारत पर आए और किस क्रम में आए। तो सबसे पहले आया है पुर्तगाल, सबसे पहले पुर्तगाल। और इससे एक रोचक तथ्य भी है, याद रख लो, सबसे पहले पुर्तगाल आया और सबसे अंत में गया। मालूम है, सबसे पहले आया और भारत को छोड़ने वाला सबसे अंतिम है। इसका मतलब अंग्रेज से आजादी मिल गई थी, पुर्तगाल से आजादी नहीं मिली थी। पुर्तगाल ने लास्ट में गोवा राज्य को 1961 में भारत को सौंपा था। मतलब सबसे पहले आया था और सबसे लास्ट में गया भारत से। तो बहुत चिपकू सा है, ठीक है। इसके बाद कौन है? तो इसके बाद डच आए, याद रखना, अभी नाम याद कर लो। पुर्तगाल के बाद कौन है? डच आए। डच के बाद कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ब्रिटिश, क्योंकि पूरा का पूरा इन्हीं के बारे में तो पढ़ना है, ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिश के बारे में ही तो पढ़ना है, अंग्रेज के बारे में पढ़ना है। इन्हीं को अंग्रेज कहेंगे ना, अंग्रेज कहते हैं। पुर्तगाल के बाद डच के बाद ब्रिटिश के बाद कौन है? डेनिश के बाद फ्रांसिस इसको कहेंगे, फ्रांसिस या फ्रेंच। और फ्रेंच के बाद कौन है? स्वीडिश। तो ये क्रम पहले याद कर लो, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। पुर्तगाल कहां पे है? ये रहा ना, बहुत बढ़िया। डच कौन है? तो हॉलैंड वासी है, यूरोप में ही देश दिखाऊंगा। ब्रिटिश, ये छोटे से टापू पे रहने वाले अंग्रेज। उसके बाद डेनिश डेनमार्क में, डेनमार्क यहाँ पे एक छोटा सा देश है, एक भी मिलेगा, छोटा सा देश डेनमार्क। डेनिश डेनमार्क से। उसके बाद फ्रांसिस है ना, फ्रांस से। इस इंग्लैंड के मतलब इस ब्रिटेन के जस्ट अपोजिट में कौन है? फ्रांस। इसके जस्ट अपोजिट में कौन है? फ्रांस है। और फ्रांस से भी आएंगे। फ्रांस के बाद आएगा कौन? स्वीडिश। और सबसे लास्ट में आने वाला कौन है? स्वीडिश है, जो कि स्वीडन से आएगा ना, सबसे लास्ट में स्वीडन से आएगा। स्वीडन यहीं पे आसपास में, स्पेन से नहीं आएगा कोई, ठीक है। तो पुर्तगाल वासी है, उसके बाद डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसिस और स्वीडिश। ये बात समझो, ये लोग क्यों है? इसलिए क्योंकि पुर्तगाल वासी जब यहाँ पे गए तो बहुत सारा मुनाफा कमाने लगे ना, रातों रात करोड़पति बनने लगे, अरबपति बनने लगे। तो जब तुम्हारा पड़ोसी अरबपति बन जाए तो इतना तो कंफर्म कोशिश करोगे पता लगाने के लिए कि भाई वो करोड़पति कैसे बना, उसका ट्रिक हम भी आजमाते हैं। तो बाकियों ने भी यही फॉर्मूला आजमाया कि आखिर किसको लूट रहा है, इतना ज्यादा लूट रहा है तो किसको लूट रहा है? पता चला भारत। अच्छा, भारत हम भी लूटते हैं। तो सब लूटने के लिए चले आए थे। कहा जाता है यूरोपवासी जो भी है, चाहे अंग्रेज, ये जो ये कहलाते हैं ना ब्रिटिश, ये सब व्यापारी थे। ये सब के सब क्या है? व्यापारी। ये याद हो गया। तो आज सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ते हैं कि पुर्तगाली कौन थे, कैसे आए, सबसे पहले कैसे कैसे राज किए, भारत में कौन कौन सी कंपनियां स्थापित की, ठीक है। तो सबसे पहला पुर्तगाल, हेडिंग देते हैं और इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम पुर्तगाल भारत है। ये बात समझ में आ गई।
दूसरा पॉइंट, वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजा। बहुत बढ़िया, समुद्री मार्ग। स्थल मार्ग सबको पता था, स्थल मार्ग आने में कठिनाई थी ना, ये अरब कंट्रीज उनको कठिनाई देते थे, लेकिन समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए कौन है? वास्को डी गामा है ना, पुर्तगाल का। अगला पॉइंट, ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट, वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कौन था? तो पुर्तगाल का जो शासक था ना, इसका प्रतिनिधित्व करने के लिए आया था। मतलब जैसे कि राजदूत वगैरह होते हैं ना, मतलब ये सरकारी कर्मचारी था, ऐसा नहीं था कोई मुंह उठा के चलाया। सरकार से परमिट लेके आया भाई, बढ़िया सरकारी कर्मचारी था, ये भारत आया था खोजने के लिए। दूसरा, वास्को डी गामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल माजिद की सहायता से उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाते हुए 17 मई 1498 को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और समझो यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको लिखना है पॉज करके लिख सकते हो, जिनको नहीं लिखना समझ लो, मैं समझाऊंगा, गारंटी है। एक बार समझ लोगे तो कहीं पर भी रहे टिक मारी दोगे, इतना गारंटी ले लो। वास्को डी गामा, यहां पे गुजरात है, गुजरात का एक पथ प्रदर्शक था। कौन था? अब्दुल माजिद। ये पथ प्रदर्शक कौन होते हैं? जो रास्ता बताते हैं ना। और ऐसा थोड़ी ना वास्को डी गामा मतलब कि ये कोई बड़ा ज्ञानी वानी, मतलब इसको बिना रास्ता बताए अपने आप से ढूंढते रहे, नहीं। इसके पीछे कोई ना कोई अपने ही घर का भेदी होता है ना, तो ये अब्दुल माजिद घर का भेदी हुआ, गुजरात का था। ठीक है, इसने वास्को डी गामा को बताया, ये गया तो होगा इधर से ना, इधर से गया होगा, इसको यहां से यहां तक आने के लिए कोई टेंशन थी क्या? वास्को डी गामा को यहां से यहां तक आने के लिए कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि पहले से ही पता था यहां तक। यहां के बाद आया मेन रोल में कौन? अब्दुल माजिद। तो ये टिक लगा लो कि वास्को डी गामा को किसने पथ बताया था? तो अब्दुल माजिद। वो कहां का था? गुजरात का निवासी था। और ये उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर लगाया, यहां से मतलब हो क्या है, ये बात भी याद रखना। उत्तर मासा अंतरिक्ष, इसको क्या कहेंगे? केप ऑफ गुड होप भी कहेंगे ना, केप ऑफ गुड होप भी कहेंगे। ठीक है, और ये डेट इंपॉर्टेंट है, 17 मई, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 17 मई को, या मई में याद कर ले अपने डेट ऑफ बर्थ से, अदरवाइज 17 मई याद रखो, 1498 याद रखो, 1498 याद रखो। अगर फिर भी याद नहीं होता, एक ट्रिक बताता हूं, क्योंकि मेरा ट्रिक है 1498, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो, कितना हो रहा है? 17, इसको जोड़ो 5, मतलब 5वां मंथ कौन सा होता है? मई ना। कब? 17 तारीख, याद हो जाएगा। 1498 में 17 मई, 17 मई पे इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि सबको 1498 पता है। ठीक है, हार्ड बनाने के लिए 17 मई अगर दे दे तो याद कर लेना भाई, इसी नंबरों से बनेगा। कौन सा? 17 मई। याद हुआ? याद हुआ तो सही, नहीं तो फिर 98, 17 आएगा ना, 9 और 8 को जोड़ो, 17 आता है, और मई 4 1 5, 5वां महीना कौन सा होता है? मई होता है, तो 17 मई याद कर लेना। 1498, कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह। अब देखते हैं कालीकट कहाँ है? यहाँ पे भारत में, और भारत में कालीकट कहाँ है? तो केरल राज्य में। तो केरल राज्य में कालीकट नाम का एक जगह है, उस कालीकट नाम के जगह पे एक बंदरगाह है, जिसका नाम है कपक डाबू। बहुत सारे पुस्तक में नहीं लिखा है, अगर लूसेंट में नहीं लिखा है तो लिख लो, वहां पे कहीं कालीकट नाम का जगह है ना, उसके नीचे इनको कपक डाबू। ये कपक डाबू बहुत जगह नहीं मिलेगा, कालीकट तो सभी जगह मिलता है। ये कालीकट भारत में कालीकट सबसे पहले पहुंचा था, तो कपक डाबू बताओ, अच्छा नाम है कपक डाबू। ठीक है, कपक डाबू पर अपना बेड़ा उतारा, मतलब जहाज उतारा सबसे पहले किस बंदरगाह पर? कपक डाबू नामक बंदरगाह पर अपना बेड़ा उतारा। अगला पॉइंट देखते हैं, कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया तथा उसे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने का आदेश दिया।
कालीकट क्या था, एक राज्य था यहाँ पे। अब इस कालीकट राज्य के जो राजा थे वो थे जमोरी। राजा कौन थे, जमोरी। उन्होंने इनका बहुत भव्य स्वागत किया, क्योंकि भारत में कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, अतिथि देवो भव। हमारे पास कोई भी अतिथि आएगा तो उसकी देवता से बढ़ के पूजा करते हैं, सत्कार करते हैं। हमने क्या जाना कि ये यूरोपीय मतलब मेन कांड यहीं से रहेगा, मतलब एक चिंगारी पूरे देश को जला दे, गुलाम बन जाए, ऐसा थोड़ा ना सोचा था। बढ़िया स्वागत किया, और प्लस में इसको दो चीज और बढ़िया से कहा कि हमारे यहाँ के जड़ी बूटियां ले जाओ और मसाले ले जाओ। और ये दोनों चीज यूरोप में तहलका मचा दी। क्या, जड़ी बूटियां और मसाले, क्योंकि जड़ी बूटियां भारत में मिलेंगी और मसाले यहीं में मिलेंगे। और जितने स्वादिष्ट मसाले, मतलब इलायची, बताओ इलायची किसी सामान में डाले, मतलब उसका सुगंध, ऐसा कोई ऐसा हो सकता है क्या। मसाले ले गया, और यहां पर जाने के बाद इसने क्या किया, जब उन चीजों को यहाँ पे दिया यूरोप के मार्केट में, मतलब आग सा लग गया भाई। यहाँ से अगर 1 रुपया में खरीदा, वहां पे ले जाकर अगर 100 रुपए में बेचता है, कितने परसेंट का मुनाफा, 100 गुना ज्यादा मुनाफा। अगर 1000 का माल ले गया होगा तो कितने में बेचा होगा, 1 लाख। बात समझ रहे हो, रातों रात करोड़पति। आजू बाजू में तहलका मच गया, पूरे से पूरे देश में, आजू बाजू के देश में तहलका मच जाएगा ना। अब देखते हैं, वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज पर पुर्तगाल वापस चला गया। किस जहाज से आया था, हेक्टर, गया भी तो हेक्टर से ना। हेक्टर नामक जहाज से वास्को डी गामा में आया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, हेक्टर नामक जहाज से। और यहाँ से काली मिर्च और बहुत सारे मसाले ना, उसमें सबसे ज्यादा काली मिर्च था। काली मिर्च छोटा सा मिर्च है, लेकिन तीता बहुत है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मसाला वो। वास्को डी गामा को इन वस्तुओं से यात्रा व्यय निकालने के पश्चात 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। जितना भी यात्रा में व्यय हुआ था यहाँ पे आने में, तेल वोल खर्चा होगा, गाड़ी को चलाने में, मतलब जिस जहाज से आ रहा होगा उस जहाज को लाने में भी तो खर्चा है ना, जहाज बनाने में भी खर्चा होगा। तो जितना भी इसके यात्रा में एक्सपेंस आया होगा, खर्चा आया होगा, उस खर्चा को निकालने के बाद इसको 60 गुना ज्यादा फायदा हुआ। सोचो कितने का बेचा हुआ, बात समझ रहे हो, मतलब 100 गुना। 1 रुपए का सामान 100 रुपए में बेचा होगा इसने, तब तो इसको 60 गुना का लाभ हुआ। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरीन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। इसने क्या किया, बहुत चालाक। जमोरीन ने इतना ध्यान दिखाया तो इसने भी क्या किया, यहाँ पे अरब, ये जो अरब कंट्रीज है, यहाँ पे कौन है, सऊदी अरब है ना, है। यहाँ पे तुमको ईरान मिल जाएगा, ठीक है, इराक मिल जाएगा, सीरिया मिल जाएगा, बहुत सारे यहाँ पे अरब देश इनको कहेंगे। इन देशों का यहाँ पे पूरा का पूरा इधर पूरा समुद्र जो है ना, ये क्या है, अरब सागर है। इसको अरब सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि अरबों का कंट्रोल है। अरब सागर का अरबों के नाम पे रखा गया ना। तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा समुद्र है, इस पे कंट्रोल अरबों का रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू परंपरा के अनुसार समुद्र में जाना हम लोग क्या मानते हैं, बहुत अपशगुन मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए बहुत सारा कानून होता है ना। इसीलिए यहाँ भारत के जो लोग हैं ना, वो दूसरे देश पे जाके कब्जा नहीं किए, यहाँ के बाहर निकल ही नहीं पाए। इन पे अरब आके कब्जा करके गए, अंग्रेज आके कब्जा कर गए, पूरे यूरोप आके यहाँ पे कब्जा कर लिया, लेकिन ये कहीं नहीं गए। इसका मेन रीजन ये है कि समुद्र को लांघना ही हिंदू धर्म में पाप है। ऐसा है बुक में, मैं नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी को ऑफेंसिव लग रहा है तो आइए, बुक में लिखा हुआ कहीं पे पॉइंट है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है। हिंदू धर्म में समुद्र में जाना, समुद्र को लांघना पाप माना जाता है, इसलिए ये लोग यहाँ पे नहीं जाते। इसलिए समुद्र पे कब्जा किसका होगा, आजू बाजू वाले का होगा ना, जो पाप नहीं मानता उसका होगा। तो इस पे अरबों का राज चल रहा था उस समय। तो जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया, जमोरीन ने उसको इतना खातिरदारी दिया, तो ये भी तो कुछ उसको मतलब कि चापलूसी करेगा ना। तो क्या किया, अरब सागर में एक जहाज को पकड़ा, इन्हीं का जहाज था, मतलब अपना जहाज थोड़ा देगा, एक जहाज से आया हेक्टो मिनोमंडो, उसी को दान देगा, जाएगा किससे, गिफ्ट थोड़ा देगा। इनका जहाज लिया, छीना इनसे और दे दिया, किसको, जमोरीन को अरबों का जहाज छीना और दे दिया। छीनने के लिए भी दम होगा, इसके पास दम था सिंपल सी बात। कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज था, उसको पकड़कर जमोरीन को उपहार स्वरूप भेंट कर दिया, गिफ्ट दे दिया, ठीक है। जमोरीन और खुश, बहुत बढ़िया। पेड्रो अल्बारेज केब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। इस बात को समझ, दूसरा पुर्तगाली कौन था, ये तो याद हो गया ना।
फिर से पूछूंगा। सबसे पहले कौन? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद डेनिस, डेनिस के बाद फ्रांसिस, फ्रांसिस के बाद स्वीडिश ना। ये क्रम मैंने बोला पेड्रो, पेड्रो अल्बारेज केब्राल, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। 1500 ईस्वी में। ये कब आया था? 1498 में ना, याद रखना इस वीडियो को। 1498 में आया था। 2 साल के बाद जब यहां से गया ये, तो उसके बाद 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बारेज केब्राल नाम का पुर्तगाली आया भारत। ये दूसरा व्यक्ति हुआ पुर्तगाली ना, पहला था वास्को डी गामा, ये दूसरा है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः भारत आया। 1498 में आया था और फिर 1502 में फिर वास्को डी गामा भारत है, क्योंकि एक बार इसके मुंह क्या लग गया? खून लग गया। दूसरी बार भी चस्का लेने आएगा ना। 1502 में फिर आया। ठीक। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इंपॉर्टेंट है, पुर्तगालियों की सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे स्थापित की? कोचीन में। कोचीन है कहां? यहां पे है कालीकट, यहां पे है कोचीन। कोचीन भी केरल में ही होगा ना। तो कोचीन में सबसे पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने स्थापित की। फैक्ट्री का मतलब क्या कि एक बड़ा सा जगह प्राप्त किया होगा वहां के राजा से, उसको घेराबंदी किया होगा, किलाबंदी बनाया होगा और उसके बीच में अपना कारोबार स्टार्ट किया होगा। अभी यहां से जो सामान मसाले वसाले ले जाने होंगे ना, तो ले कैसे जाएगा? ऐसे थोड़ा ना हाथ में ऐसे पकड़ के लेके जाएगा, थोड़ी ना जहाज में ऐसी डाल दिया, गिर रहा है कुछ ऐसी पैकेट में पूरा बढ़िया बनकर। उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एक जगह चाहिए ना, प्रॉपर जगह चाहिए जहां पे तुम अपने फैक्ट्री में हर एक काम कर सको। मसालों को ठीक से पैक करना, अगर कोई चीज है तो उसको ठीक से पैक, सबको सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा। मान लो मसाले खरीद रहे हो तो उसके लिए भी पैसा वैसा कारोबार कुछ होना चाहिए ना। तो अपनी सबसे पहले फैक्ट्री कहां स्थापित की उन्होंने? कोचीन में। इंपॉर्टेंट है, कोचीन नाम याद रखना, कोचीन नाम याद रखना। 1503 में, ये भी याद रखना 1503 में सबसे पहले, क्योंकि 1502 में फिर से आया कौन? वास्को डी गामा। ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी फैक्ट्री कहां? कन्नूर। कन्नूर भी इस साइड में कहीं दिखाऊंगा। एक दिन इन सब पे टिक लगाऊंगा मैं। मैप है ना, मैप पे सब पे टिक लगाऊंगा कि कौन कहां पर कौन सा जगह है। तो वो इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बना लेना डायग्राम बना के। जैसे कि मैंने महाजनपद का डायग्राम दिया है, तो महाजनपद के डायग्राम जो बच्चे अपने से मैप बना के और उस महाजनपद को देख लिए होंगे ना, तो भाई पढ़ने में आसान तुम लोगों को होगा, ये गारंटी कर लेना। उसी तरह से मैं एक और डायग्राम दूंगा, उसको भी बना लेना। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतिहास को सिंपल रीड करके, अगर रिमेम्बर करके अगर सोच लोगे, याद कर लोगे, मतलब वैसी रीडिंग देके नहीं होगा। इसको थोड़ा बहुत फिगर से समझो, मस्त याद होगा। कन्नूर याद रखना, दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो पहली फैक्ट्री कोचीन, दूसरी फैक्ट्री कन्नूर। दोनों क से है, याद रख लो। दोनों किससे? क से ही है, दोनों क से है, दोनों को याद कर लो। ठीक है। अब एक आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी के पास में, वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनका नाम भी याद कर लो आप। इनका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कहीं अल्मेडा है, कहीं अल्मीडा है, तो अल्मेडा अल्मीडा जो भी है याद करो। और इनका कार्यकाल था 1505 से 1509 ईस्वी तक। देखो, अब जब फैक्ट्री बना ली कोचीन में 1503 में, तो इस कोचीन पे फैक्ट्री बना ली, तो कोई तो ऐसा इसका मेन बहुत बड़ा अधिकारी होना चाहिए यहाँ पे। फैक्ट्री बना लिया तो सबसे बड़ा कोई ना कोई, जैसे आज के डेट में कोई कंपनी चलती है तो उसपे सीईओ होता है ना, उसी तरह से यहाँ पे अगर फैक्ट्री बना ली तो ये सरकारी होगा ना। तो यहां से कोई सरकारी कर्मचारी यहाँ पे ऑफिसर के रूप में आएगा ना उस देश का, तो सबसे पहला वायसराय, कहेंगे इसको क्या? वायसराय। सरकारी अधिकारी है ना और बड़ा अधिकारी है। तो पुर्तगाल का सबसे पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और इसका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक यहाँ पे क्या रहा? ये एक अधिकारी के रूप में। कौन सा अधिकारी? वायसराय। वायसराय के रूप में ये 1505 से 1509 ईस्वी तक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा रहा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम देखते हैं।
वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेज दिया गया। पहला पॉइंट तो यही है, याद हो जाएगा। डेट वाइज याद रखना, 1498 हो गया, 1500, 1502, 1503 और 1505 ना। 1498 क्यों, मैंने क्यों बताया, वास्को डी गामा आया था खोज 1498 में। 1500 में कौन आया था, तो एक महारथी थे, कौन, पेड्रो अल्बारेज केब्राल, पेड्रो अल्बारेज केब्राल। याद रहे तो ठीक, नहीं तो 1500 को मिटा दो याद रहे तो ठीक। दूसरा है, कभी पूछ सकता है, अगर टफ करना होगा एग्जाम ना, पहला कौन था ये सब जानते, दूसरा पूछ दे तो दूसरा पूछ दे, केब्राल याद रखो, लास्ट वाला नाम याद रखो, अल्बारेज रखो या पेड्रो रखो, जो रखना तीनों में से कोई एक रख लो, लेकिन आगे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट के दो उसके। 1502 में फिर से यही आया, कौन, वास्को डी गामा ना। 1498 में वास्को डी गामा, 1502 में वास्को डी गामा। 1503 में क्या हुआ, तो 1503 में पहली फैक्ट्री बनवाया इन्होंने, जो कि कहां थी, कोचीन में थी। दूसरी फैक्ट्री भी लगाया कन्नूर में, उसका डेट नहीं है। 1505 में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला वायसराय बनकर भारत आया पुर्तगाल में था। अल्मेडा को मूल उद्देश्य क्या था, शांतिपूर्वक व्यापार करना था, और उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती है। महा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को क्या कहते हैं, शांत जल नीति। दोनों चीज क्या है, एक ही है ना। क्यों, क्योंकि ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा चाहता था शांति से, किसे, शांति पूर्वक व्यापार करे, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना। झगड़ा कर सकता है ना, क्योंकि ये लोग क्या है, थोड़ा ताकतवर है, एडवांस इक्विपमेंट है ना इनके पास में, इनके पास ये एडवांस है, तो किसी से ना झगड़ा करना, ना लेन देन करना, ठीक है। वास्को डी गामा कैसे इसको अरबी का कोई जहाज था उसको छीन के दान कर, मतलब दे दिया गिफ्ट के रूप में, उस तरह से इसका काम नहीं था। इसका काम था मतलब शांति से, ना किसी से झगड़ा करना कोई। तो ये पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी, तो फ्रांसीसी वायसराय कौन है, अल्मीडा ना, अल्मीडा के द्वारा ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी को क्या कहते हैं, शांत जल नीति, शांत जल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर है नहीं तो लिख लियो, शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। अगला, अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ा से चौल के समीप युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हुआ। अभी तो बोला शांति से व्यापार करेंगे, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, इसने एक कांड किया। क्या कांड था, तो 1508 में, 1505 में आया, शांत जल नीति स्टार्ट किया, लेकिन 1508 में आखिर है तो इंसान है ना, इंसान अपने वसूलों पर कब तक रहेगा। 1508 में इसने झगड़ा कर लिया। किससे झगड़ा किया, झगड़ा किया इन्होंने गुजरात, मिस्र और तुर्क। यहाँ पे गुजरात है, यहाँ पे मिस्र इधर ही है आसपास, मिस्र और टर्की यहाँ पे तुर्क। इन तीनों के ये मुस्लिम नौसैनिक थे। यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज है ना, ये मुस्लिम कंट्रीज है, और गुजरात में भी मुसलमान थे। और यहीं का था ना, वो कौन था जो कि वास्को डी गामा बताया था, तो वास्को डी गामा को बताने वाला अब्दुल मजीद यहीं का था। तो मिस्र के, तुर्क के और गुजरात के जो मुस्लिम नौसैनिक बेड़े थे, मतलब जहाज थे, मुस्लिम नौसैनिक जो जहाज थे, जो अरब सागर में थे, उनके साथ में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने युद्ध किया। इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हार गया, युद्ध किया परंतु हार गया। कब, 1508 में। 1508 में इसने युद्ध किया किनसे, 3 मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों से। मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों से मतलब जहाजों से, 3 मुस्लिम जो कि गुजरात के थे, तुर्क के थे और मिस्र के थे। ये क्या थे, नौसैनिक बेड़ा। बेड़ा ना, बेड़ा का मतलब क्या, जहाज, जहाजों का गुट, ठीक है, जहाजों का समूह, बेड़ा का। 1509 ईस्वी में
इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़ों को पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अब ये हार तो गया 1508 में, 1509 हुआ, इसको गुस्सा निकालना था। फिर क्या किया, ये जो अरब सागर है इसी में तो 3, इधर से क्या ये अरब सागर है ना, यहाँ पे 3 नौसैनिक बेड़े, किसके किसके, मिस्र, तुर्क और गुजरात के, और यहाँ पे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनके साथ में युद्ध हुआ तो ये हार गया बेचारा। 1509 में बदला निकालने के लिए फिर से इनके साथ में युद्ध किया और इन तीनों को हरा दिया। जब इन तीनों को हराएगा तो आजू बाजू तो क्या होगा, ये जो अरब सागर कहलाता था, अब ये अरब सागर रह पाएगा क्या, नहीं, अब इसको कहेंगे पुर्तगाल सागर। तो जिस दिन से मतलब 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यहाँ पे इन तीनों को हराया, तब से इन तीनों का कब्जा इस पे नहीं रहा, इसलिए ये अरब सागर ना होकर अब क्या बन गया, पुर्तगाल सागर हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? पुर्तगाल सागर के रूप में कब परिवर्तित हुआ, किसने परिवर्तित किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। यही अल्मीडा पहला वायसराय था ना, पहला वायसराय था, और पहले वायसराय ने अच्छा खासा कांड कर दिया, जबकि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने चलाई थी, शांत जल नीति चलाई थी ना, उसके बावजूद भी यहाँ पे पूरा का पूरा सागर पे कब्जा हो गया। और ये सागर पर कब्जा होना बहुत बड़े अपने आप में इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएगा ये लोग। पता है, समुद्र पे जिसका कब्जा हो वो राजा है। मतलब जिस देश का, ऐसा नहीं है कि धरती पे कब्जा हो तभी राजा हो गए समुद्र पे कब्जा करके भी राजा होता है। देखो चीन के बारे में, आज के बारे में पढ़ रहे होगे ना, चीन के बारे में, साउथ चाइना सी पे कब्जा करना चाहता है, मतलब समुद्रों पे कब्जा करना चाहते हैं लोग। बहुत बड़ी चीज होती है समुद्र पे कब्जा करना। चलो अगले जो वायसराय हैं वो है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। कौन है, सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क कह रहा हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा तो हो गया ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनको मिटाते हैं यहां से। ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना, ब्लू वाटर पॉलिसी नहीं। अब ये पुर्तगाली सागर हो गया ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका कार्यकाल रहा 1509 से 1515 ईस्वी। अब ये अपना 1509 में कमाल करके गए, और कमाल करने के बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, अल्मीडा के बाद में अल्बुकर्क, और से अल्मीडा से अल्बुकर्क, याद रखना। दूसरा है ये वायसराय, इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क गवर्नर बना और उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। कोचीन में पहला फैक्ट्री खुला था ना, तो अब सबसे पहले पूछे ये कि सबसे पहले फैक्ट्री कहां खोली है, कोचीन में, और सबसे पहले पुर्तगालियों का मुख्यालय कहां है। ये दोनों अलग अलग चीज है, मुख्यालय अलग चीज है और फैक्ट्री खोलना अलग चीज है। फैक्ट्री का मतलब वही हुआ, अब मुख्यालय का मतलब वहां से जो राज्य को, जो क्षेत्र को उसने कब्जा किया, उन क्षेत्रों पे अधिकार करना हो, मतलब वहां से शासन चलाना हो। ठीक है, मुख्यालय का मतलब क्या, शासन चलाना। तो अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहां बनाया, कोचीन में, जहां पे सबसे पहली फैक्ट्री खुली थी। इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब पुर्तगीज मतलब पुर्तगालियों का जो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होगा ना, पूरा जीतेगा, एरिया कब्जाएगा, वहां पे राज करेगा, तो वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। स्टार्टिंग में वायसराय पहला अगर कोई पूछे तो है अल्मीडा, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुकर्क। कुछ कांड किया होगा इसने, तब तो वास्तविक संस्थापक। ऐसा थोड़ी ना कोई बन जाएगा वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा छीना। यही है इसका इंपॉर्टेंट काम। अब 1509 में ये आया बन के, वो चला गया ना 1510, आते ही एक कांड किया, क्या, यहाँ पे है बीजापुर, क्या और उसमें बीजापुर था, बीजापुर पढ़ोगे, बीजापुर, ठीक। बीजापुर एक समझ लो राज्य था, इस पे शासन था एक आदिल शाही यूसुफ सुल्तान का यहाँ पे शासन था। तो यूसुफ याद रखना, आदिल यूसुफ शाह, ये भी याद रख सकते हो। इनका यहाँ पे शासन था। इनसे इन्होंने क्या किया, आते ही अल्बुकर्क झगड़ा कर बैठे, और झगड़ा किए तो इनका कुछ छोटा सा पार्ट एक नोच लिया। नोचने का मतलब, बीजापुर में एक गोवा नाम का जगह था, उस गोवा को बीजापुर से छीन लिया इन्होंने।
किन्होंने? अल्बुकर्क ने। अभी तक से तो यहाँ पे कोचीन में मुख्यालय बनाया था, अब गोवा को छीन लिया। तो याद रखना, गोवा शुरू से लेके अंत तक पुर्तगालियों के कब्जे में रही है। और सबसे पहले गोवा कब पुर्तगालियों के कब्जे में आई? तो 1510 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महा इंपॉर्टेंट कह सकते हो। 1510 में पुर्तगालियों के कब्जे में गोवा आई, और उसको लाने का श्रेय किसको जाता है? अल्बुकर्क साहब को जाता है, क्योंकि वास्तविक संस्थापक हुए ना। और किससे छीना, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीजापुर के। कौन है ये? आदिल यूसुफ शाह कह सकते हो, या आदिल शाही यूसुफ सुल्तान कह सकते हो, गोवा। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त किया। यहाँ पे है, ये बीजापुर है ना, यहाँ पे विजयनगर, क्या यहाँ पे विजयनगर पढ़ेंगे। इससे पहले वाला आधुनिक भारत में नहीं है, इससे पहले था मध्यकालीन भारत में। विजयनगर साम्राज्य, और इस साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेव राय, महान शासक थे कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ेंगे तो उसमें कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। तो कृष्णदेव राय से ये जाके मिले, इनसे तो झगड़ा कर लिया, इनसे जाके मित्रता पूर्वक मिले। और मित्रता पूर्वक मिलने के बाद एक भटकल नाम का जगह है, भटकल जगह का नाम है, कुछ और नहीं है। भटकल नाम के जगह पर एक किला बनाने का आदेश ले लिया। किला का मतलब हुआ चारों तरफ से पूरा बहुत बड़ा बाउंड्री, उस बाउंड्री के अंदर कोई नहीं आना, मतलब अपने बहुत बड़े बड़े सैनिक वहां पे तैनात करना, मतलब कोई। तो किला बनाने का एक आदेश ले लिया कि मुझे भाई भटकल में एक जगह दे दो मित्रता के रूप में, और मैं वहां पे किला बनाऊंगा। तो आदेश ले लिया ना, बहुत बढ़िया। अल्बुकर्क ने 1511 में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया। फारस की खाड़ी, ये समझो। अल्बुकर्क जो था ऐसी वास्तविक संस्थापक नहीं है। इसने क्या किया, 1510 में तो कांड कर लिया ना गोवा को छीन के। 1511 आया, 1511 में इसने क्या किया, दक्षिण पूर्व एशिया। कौन दक्षिण पूर्व है एशिया का? देखो ये पूरा एशिया है, इसका ये दक्षिण है, और इधर क्या है, पूर्व। ये दक्षिण और पूर्व। तो इधर से इधर जाने के लिए यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है ना, तो ये एक रास्ता बनता है, यहाँ से जाने के लिए एक रास्ता है ना। तो कोई भी जहाज आएगा यहाँ से होके गुजरना है। तो जब यहाँ से होके गुजरेगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी मंडी है। मंडी मतलब दूर दूर देशों से आके यहाँ पे सामान बेचा जाता है ना। तो दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत बड़ा मंडी है यहाँ पे, और उसका नाम क्या है, मलक्का। क्या नाम है, मलक्का। यहाँ पे मलक्का की खाड़ी भी मिलेगी तुमको। तो मलक्का की खाड़ी किसके बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, याद रखना। तो मलक्का नाम का जगह है, और मलक्का नाम की जगह पर इसने कब्जा कर लिया। कब, 1511 में ना, 1511 में इसने नियंत्रण किया। और मलक्का क्या, बहुत बड़ा मंडी था, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत बड़ा मंडी था, उस पर क्या कर लिया इसने, नियंत्रण कर लिया। फारस की खाड़ी में स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया। फारस की खाड़ी, अब ये फारस का, यहां पे ये फारस कहलाता है। ईरान क्या कहलाता है, फारस कहलाता है। ईरान पहले क्या कहलाता था, और यहाँ पे क्या है, हरमुज है, हरमुज सागर। क्या है, हरमुज सागर। बात समझ आ रहा है, कुछ समझ लो ठीक से। मलक्का पे कब्जा किया, इसको पुर्तगाली बना चुका है ऑलरेडी, कौन, अल्मीड़ा, पुर्तगाली सागर इसको बना लिया। अब यहाँ पे ये जो छोटा सा तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे सागर, इसको कहते हैं हरमुज, ठीक है, हरमुज की खाड़ी कहते हैं। और ये फारस के नीचे है। फारस कौन है, ईरान। अभी का जो ईरान है उसे फारस कहलाता था। तो हरमुज पर इसने कब्जा किया कब, 1515। सोच रहे हो 1509 से लेके 1515 के बीच में कितना अच्छा अच्छा काम किया। अपने टेरिटरी को, मतलब अपने राज्य को फैलाया ना, एक्सपेंस किया ना, यहां से यहां तक किया। ठीक। अल्बुकर्क भारत में स्थायी पुर्तगीज आबादी बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्थायी पुर्तगाल आबादी, इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्बुकर्क क्या चाहता था कि भारत में पुर्तगाल की आबादी और बढ़े, मतलब यहां से ढो के लाना ना पड़े, यहीं पे हमें पुर्तगाली मिल जाए। उसके लिए क्या किया, उसके लिए ये कहा कि जो भी पुर्तगाल के लोग हैं वो भारत की स्त्रियों से शादी करें। स्त्रियों को थोड़ा ना कहेगा कि भारतीयों से शादी करो, तो भारतीय होगा ना फिर, ठीक है।
तो इसने क्या कहा पुर्तगालियों से कि यहाँ की स्त्रियों से शादी करो, और यहाँ पे शादी जब करोगे तो यहीं पे बच्चे तुम्हारे होंगे, तो ये पुर्तगाली ही तो क्या कहलाएंगे। और ये जो पुर्तगाली होंगे ये स्थायी पुर्तगालियों का एक्सपेंस हुआ ना, इस तरह से ही बढ़ाता है अपना राज्य, कोई कोई ऐसे बढ़ाता है। तो ये इसी पर जोर दिया। तो स्थायी पुर्तगीज आबादी बनाने वाला कौन था, अल्बुकर्क। और इसने कहा था कि पुर्तगालियों से कि अपने यहाँ की स्त्रियों से शादी करो। 1515 ईस्वी में प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया, जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। सेंट जेवियर चर्च, इसके नाम पे है ना बहुत सारे स्कूल है। जेवियर पब्लिक स्कूल सुने होंगे तुम लोग, सुने हो ना, नहीं सुने हो, सुन लो, जेवियर पब्लिक स्कूल भी है ना। सेंट जेवियर, याद रखना, भारत में सबसे पहला चर्च किसने बनवाया था, चर्चिया जहाँ पे ईसाई अपनी पूजा करते हैं ना, ईसाई धर्म, तो ये बनाया था अल्बुकर्क ने 1515 में। कहाँ बनाया था, गोवा में। तो गोवा में भारत में सबसे पहली बार चर्च बना था, उसका नाम क्या था, सेंट जेवियर चर्च। याद रहेगा, ठीक लगा लेना इसको, सेंट जेवियर चर्च। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषेध कर दिया, और 1515 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात पुर्तगीज भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुकी थी। अब देखो इस बात में, जहां जहां अल्बुकर्क का शासन हुआ वह उस जगहों पर सती प्रथा का इसने अंत किया। सती प्रथा क्या है मालूम होना चाहिए तुमको। सती प्रथा क्या है, हिंदू धर्म में बहुत ही खराब एक रीति है, जिस रीति के तहत अगर पति मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, तो पत्नी को उसी की चिता पर बैठा दिया जाता है, और पति का जो आग जल रहा है ना उसको भी जलाया जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि वो सती है, और अगर वो भागने की कोशिश भी करती थी तो उनको ऐसे डंडे से उस पर जबरदस्ती धकेला जाता था, तब तक धकेला जाता था जब तक कि वो जल ना जाए पूरी तरह से। तो ये सती प्रथा कहलाती थी। इस सती प्रथा का अंत, इसके लिए ये तो बहुत खराब चीज है ना, तो इसको खराब लगा और इसने क्या किया, अंत करवाया। जहां जहां पे अपना शासन था वहां पे सती प्रथा का क्या किया, इसने अंत किया, निषेध कर दिया, मना कर दिया कि कोई भी सती प्रथा नहीं पालन करेगा, ठीक है। इसकी मृत्यु होगी 1515 में, वरना और आगे रहता 1515 में इसकी मृत्यु होगी, और 1515 में मृत्यु जब हुई, मृत्यु के पश्चात कोई दूसरा होगा, तब तक ये आसपास के एरिया में, मतलब इधर आसपास के भारत के दक्षिण, ये दक्षिण पश्चिम हुआ ना ये एरिया, प्लस में ये जो सागर है, अरब सागर है ना, इस अरब सागर में पूरे एरिया में जल शक्ति में महान हो गया कौन, पुर्तगाल। जल शक्ति इंपॉर्टेंट है, जल पे कब्जा हो गया ना, जल शक्ति में इंपॉर्टेंट, मतलब अरब में इधर कोई जल शक्ति में नहीं है, इसका जहाज सबसे बढ़िया, ये कोई भी इस रास्ते से कुछ ले जाएगा, इसको टैक्स देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका अल्बुकर्क का, ठीक है। इसके बाद कौन आया, नूनो डी कुन्हा। तो नूनो डी कुन्हा, और नूनो डी कुन्हा का कार्यकाल रहा कब से कब तक, 1529 से 38 तक रहा। 1515 के बाद में और भी होंगे, लेकिन नूनो डी कुन्हा ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे हम, लेकिन आज अब अगले वीडियो में मिलते हैं नूनो डी कुन्हा के साथ। इन्होंने क्या किया, और पुर्तगालियों का और भी अच्छा मतलब और भी अच्छे पॉइंट देखेंगे जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। तो कोशिश करो इन सभी डेट को याद कर लो, इनमें क्या क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इस तरह से लिखो। और जो भी मैंने बताया 1498 से लेके इतना तक लिखो, और अपने से रिवाइज करने की कोशिश करो। मुझे गारंटी है कि इसमें से बहुत सारे ऐसी ईस्वी होंगी जो तुमको याद होगी डायरेक्ट, कि 98 में क्या हुआ, 1500 में क्या हुआ, 1502, 3, 5, एकदम फ्लैशबैक में जाओगे, गारंटी है। फिगर को बना लेना, अगर कॉपी में लिख रहे हो तो फिगर को बना लेना। और मैंने जो पॉइंट पढ़े हैं या फिर बताएं कि ये पॉइंट अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करो, और पॉज करने के बाद लिख लो, कॉपी में लिखा रहेगा, इंपॉर्टेंट है। बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, उसको नोट्स बनाना तुम्हारा काम है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।